एक छोटा सा शहर, कुछ गायब होती हुई लड़कियां, एक अधूरा इन्वेस्टिगेशन और एक इंटेलिजेंट मुजरिम और एक हार ना मानने वाला इंस्पेक्टर जो हर केस को सॉल्व करके ही अपना सांस लेता है। तो गाइस तैयार हो जाओ, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिसेंटली रिलीज क्राइम थ्रिलर मूवी भगवत चैप्टर 1 राक्षस के बारे में। और भाई लोग आज या कल सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो चलो अभी कर दो और वीडियो में आगे बढ़ो। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2009 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रॉबर्टगंज से, जहां पूनम मिश्रा नाम की एक लड़की गायब होने पर उसके पेरेंट्स पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है। पर पुलिस का मानना था कि वो गायब नहीं हुई बल्कि किसी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि पूनम के साथ साथ कुछ पैसा, गहना और शादी का ड्रेस भी गायब थी, जो सीधा सीधा इंडिकेट करती है कि पूनम किसी के साथ भाग गई होगी। पर उसके पेरेंट्स का मानना था कि उसकी बेटी ऐसी नहीं है। खैर, दूसरी तरफ भगवत नाम का एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसे कैदी के ऊपर ज्यादा टॉर्चर करने के लिए क्राइम ब्रांच से हटा के रॉबर्टगंज में पोस्टिंग दिया जाता है। और इतने में वहाँ के पॉलिटिशियन पूनम मिश्रा के गायब होने वाला केस को लाभ जिहाद वाला एंगल देकर वहां दंगे लगा देता है। उसी वक्त यहाँ पर कदम रखता है इंस्पेक्टर भगवत, और यहाँ आते ही उसका ध्यान जाता है पूनम मिश्रा वाला केस के ऊपर, जहाँ वो अपने जूनियर को इस केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है और साथ ही पूनम का कॉल रिकॉर्ड भी चेक करने को बोलता है। और भगवत पूनम को 15 दिन के अंदर ढूंढ के निकालेगा, ऐसा पूनम के फादर से वादा भी करता है। फाइनली पुलिस कॉल रिकॉर्ड में से एक नंबर फाइंड आउट करता है जिसके साथ पूनम लगातार कांटेक्ट में थी। वो भी रात के 2 बजे तक उस नंबर से पूनम की बात होती थी। फिर पुलिस जब इस नंबर के बारे में पता लगाता है तो वो प्रवीण साहू नाम का एक लेबर का निकलता है, जो नंबर उसकी बहन कौशल्या यूज करती थी, पर वो भी 7 महीने से गायब थी। इसीलिए भगवत जब कौशल्या का फोन रिकॉर्ड चेक करती है तो वहाँ भी 2 लड़की का नंबर मिलती है और वो भी गायब थी। अब इसी तरह एक के बाद एक लड़कियां, संध्या, निशा, मालती, पूजा, सब गायब थी और पुलिस किसी को भी ढूंढ नहीं पाई थी। और इस वक्त भगवत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी संध्या के घर के कैलेंडर में से एक नंबर मिलती है, जो कि कविता शास्त्री नाम का किसी फोटोग्राफर की थी, जो जिंदा भी थी और जिसका मनवाड़ी में एक शॉप भी थी। अब मनवाड़ी एक रेड लाइट एरिया थी, इस वजह से भगवत इस केस को ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग से भी जोड़ता है। पर वहाँ के दलाल से पता चलता है कि यहाँ के लड़कियां अगर किडनैप होगी तो वो यहाँ नहीं, दुबई में मिलेगी। फिर जब भगवत कविता शास्त्री से पूछताछ करता है तो सूरज नाम का एक लड़के के बारे में पता चलता है, जो कभी कभी उसके शॉप में आता था और उसे डिस्टर्ब करता था, पर उसने उसे भाव नहीं दिया। फिर यहाँ पुलिस 2 गायब हुई लड़की की फोन का IMEI नंबर ट्रैक करते हुए 2 लड़के तक पहुँचता है और उन्हें पूछताछ करने पर पुलिस को एक स्कूटर के बारे में पता चलता है, जो कि किसी राजकुमार सिरिटिया की थी। और पुलिस इस बारे में जब कविता शास्त्री से कंफर्म करता है तो वो भी बताता है कि यही असल में सूरज है। अब पुलिस कविता शास्त्री की मदद से राजकुमार को अरेस्ट करता है, पर सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि राजकुमार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी के साथ हम राजकुमार और मीरा नाम की एक लड़की की प्रेम कहानी को देख पाते हैं, जहां राजकुमार समीर नाम से मीरा को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। जहां पहले तो मीरा समीर को इग्नोर कर रही थी, पर आखिरकार वो भी समीर से प्यार करने लगी थी। और एक दिन समीर मीरा को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और बताता है कि वो एक मुस्लिम कास्ट का लड़का है। इस वजह से मीरा के पेरेंट्स कभी भी उन्हें एक साथ नहीं रहने देंगे, इसीलिए समीर मीरा को उसके साथ भाग के शादी करने के लिए बोलता है। फिर मीरा इस बारे में बहुत सोचने के बाद समीर और राजकुमार के साथ भागने का फैसला करती है और राजकुमार के जाल में फंस जाती है। अब इधर पुलिस जब राजकुमार को अरेस्ट करके जेल के अंदर बंद करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि उसे देखकर लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो और वो इन सभी लड़कियों को पहचानने में भी अस्वीकार कर रहा था। फिर पुलिस जब राजकुमार के बारे में और भी पता लगाता है तो पता चलता है राजकुमार की असल में 2 बीवी है, जिनमें से दूसरी बीवी सुमित्रा के पास बहुत सारा ज्वेलरी मिलती है, जो कि उन सभी मिसिंग लड़कियों की ज्वेलरी से थोड़ी बहुत मैच भी हो रही थी। अब पुलिस राजकुमार की दूसरी बीवी सुमित्रा को थाने पर ले आता है और उसे टॉर्चर करता है, जिस वजह से राजकुमार अपना मुंह खोलता है और इंस्पेक्टर भागवत के सामने एक एक करके सारे लापता लड़कियों के बारे में बताने लगता है। जहां पहले तो वो किसी ऐसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है
जिनके उम्र ज्यादा हो और उसकी शादी ना हुई हो। फिर वो उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करता है। देन वो लड़कियां भी राजकुमार से प्यार करने लगती है। फिर भाग्य शादी करने के बहाने से राजकुमार उन्हें घर से सारे ज्वेलरी और कैश लेकर आने को बोलता है। देन राजकुमार उन लड़कियों के साथ बस से कहीं दूर जाता है और एक होटल रूम में स्टे करता है पति पत्नी की आइडेंटिटी से। फिर उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना के उन्हें अगले दिन होटल से निकल के बस स्टैंड में प्रेगनेंसी की गोलियां देता है, जो कि असल में साइनाइड की होती है, और उसे खाने के बाद वो लड़कियां 2 मिनट में खत्म हो जाती है। और फिर राजकुमार सारे गहने और कैश लेकर भाग जाता है। और ऐसे करते करते वो पूनम मिश्रा के साथ लगभग 19 लड़कियों को खत्म कर चुका था। और शुरुआत की लव स्टोरी में जो मीरा नाम की लड़की के साथ राजकुमार को दिखाया गया था, उसे भी राजकुमार ने ऐसे ही खत्म कर दिया था। अब ये सब सुनने के बाद भगवत राजकुमार को एक राक्षस बोलता है। खैर, अब भगवत को असली सच के बारे में पता चल चुका था और इसके मुताबिक पूनम मिश्रा के बारे में जब बस स्टैंड में पता लगाया जाता है तो पता चलता है पूनम मर चुका था और उसके पास कोई भी आइडेंटिटी ना मिलने की वजह से पुलिस उसे कुछ दिन बाद जला दिया था। इसीलिए भगवत पूनम के फादर से माफी मांगता है और राजकुमार को कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार करता है। और इसी समय राजकुमार भगवत से कहता है वो राक्षस नहीं बल्कि एक बाज है। जैसे बाज 70 साल तक जीता है पर 35 साल के बाद उसका पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आने के लिए 1 महीना समय लगता है। और वो 1 महीना वो बहुत डरा हुआ रहता है और उसके बाद जैसे ही नए पंख आ जाते हैं तो वो नए शिकार की तलाश में निकल जाता है। और ठीक इसी तरह वो 1 महीने के अंदर जेल से बाहर आ जाएगा, ऐसा वो भगवत को चैलेंज करता है। अब राजकुमार को जब कोर्ट में ले आया जाता है तो वो अपना केस खुद लड़ने का फैसला करता है, जहां पर राजकुमार हर एक क्वेश्चन का आंसर को मैनिपुलेट करने लगता है। इसीलिए इस केस को चलते हुए भगवत और बाकी के पुलिस वाले और भी स्ट्रॉन्ग सबूत ढूंढने में लग जाता है, जहां से उन्हें पता चलता है राजकुमार पहली बार जब एक चेन चोरी के केस में पकड़ा गया था तभी वो कसम खाया था कि कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेगा, और वो तभी से कभी भी पकड़ा नहीं गया। और वो सुपर स्मार्ट और शार्प माइंडेड भी है, जो कि किसी को भी चकमा दे सकता है। अब अगले दिन कोर्ट में जब उस बस स्टैंड के एम्प्लॉय को बुलाया जाता है तो राजकुमार उसे उल्टे सीधे सवालों में घुमाने लगता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो एक प्रोफेशनल लॉयर है। फिर राजकुमार पूनम मिश्रा के बारे में सुनते ही जज के सामने बोलता है, पूनम और मैं एक साथ होटल में थे, इसमें कोई गलत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही पूनम का मर्डर किया हूँ। इनफैक्ट मैं पूनम से प्यार करता था, ये बोल के वो इमोशनल होकर रोने लगता है, जिसे देखकर पूनम के फादर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और वो अपने बेटी को ही दोषी ठहराते हैं। फिर पुलिस एक पंडित को सामने लाता है, जिसके सामने राजकुमार ने इन सभी मर्डर का जिक्र किया था, पर कोर्टरूम में राजकुमार उसे भी झूठा साबित करता है। देन भागवत उस आदमी को ढूंढता है जो राजकुमार को साइनाइड सप्लाई करता था और उसे कोर्ट में राजकुमार के खिलाफ गवाही देने के लिए बुलाता है, पर यहाँ राजकुमार उसे भी मैनिपुलेट करता है और बोलता है वो उसके घर सिर्फ कीमा खाने के लिए जाता था, कोई साइनाइड वगैरह का चक्कर नहीं है। अब वो सप्लायर भी बिना परमिशन में साइनाइड बेचने के केस में फंसने वाला था, इसीलिए वो भी राजकुमार का बात मान लेता है और बोलता है पुलिस वाले उसे प्रेशर क्रिएट करके उनसे झूठ बुलवाना चाहता था, असल में राजकुमार उसके घर में कीमा खाने के लिए ही आता था। अब इन सब के बीच भागवत गुस्सा होकर रात को राजकुमार को मारने के लिए भी जाता है। फिर वो सोचता है इसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहिए, इसे जेल के अंदर तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। इसीलिए वो राजकुमार को मारने की वजह उसके खिलाफ और भी स्ट्रॉन्ग गवाह और प्रूफ ढूंढने में लग जाता है। तभी उसे याद आता है कि राजकुमार उसके कॉन्फेशन में किसी देवलोक नाम के लॉज के बारे में बोला था, और फिर भागवत जब उस देवलोक लॉज के बारे में पता लगाता है तो उन्हें मीरा के बारे में पता चलता है। हाँ, ये वही मीरा है जिसकी प्रेम कहानी हमने शुरुआत में देखी थी और जो अभी भी जिंदा थी, क्योंकि उसे बचपन से ही गोली खाने में डर लगता था, इसीलिए वो राजकुमार का दिया हुआ गोली नहीं खा पाई थी, हल्का सा चाट के छोड़ दिया था। इस वजह से वो 40 दिन तक कोमा में थी और फिर जब वो ठीक हुआ तो वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ के नई नाम से नई जिंदगी शुरू की और नाउ उसकी एक बेटी भी है। फिर भागवत मीरा से जाकर मिलता है और उसे उन सभी लड़कियों को फोटो दिखाता है जो राजकुमार का शिकार बना था, और फिर मीरा डिसाइड करता है कि वो कोर्ट में आकर राजकुमार के खिलाफ गवाही देगा और उससे बदला लेगा। फिर अगले दिन कोर्ट रूम में मीरा को देखते ही राजकुमार का होश उड़ जाता है, क्योंकि उसने सोचा था सभी लड़कियां मर गई होगी, पर उनमें से मीरा जिंदा थी और अब राजकुमार को कोई नहीं बचा सकता था। और यहीं पर चैप्टर 1 को खत्म कर दिया जाता है, जहां पर मुझे लगता है कि चैप्टर 2 भी जल्दी आने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, मीरा की गवाही राजकुमार को जेल भेजेगा या फिर राजकुमार मीरा की गवाही के साथ साथ फिर से पूरे सिस्टम का मजाक बनाएगा?
कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे किसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।